हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 11वीं का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसमें मैं पिछले 3 वीडियोस में आपको प्रश्न उत्तर करा रहा हूं। पिछले तीसरे वीडियो में मैंने आपको 30वें क्वेश्चन तक 30th क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है। अब हम आगे इसको करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला इसमें 31 है, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें n बराबर 4 और m2 बराबर हाफ, दूसरा है n बराबर 3 और l बराबर 0। इनको हमको कैलकुलेट करना है। देखिए, तो पहला हम देख रहे हैं n बराबर 4 है, m2 बराबर हाफ है। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर आपको निकालना है कक्षक में, तो आप 2n² फार्मूले में रखिए। n यहां पर 4 है, इस फार्मूले में रख देंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब चौथे कक्षक में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से आधे प्लस हाफ वाले रहेंगे और आधे माइनस हाफ वाले रहेंगे। तो माइनस हाफ वाले आपको मिलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, आधे आधे बटेंगे, हाफ और प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है n बराबर 3 l बराबर 0। अब देखिए कि l बराबर अगर 0 है तो m का मान होगा 0, और 0 के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी किसी भी m के मान के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ 2 होते हैं। तो इस प्रकार केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर आप इसमें n बराबर 3, 2 ऐसा कुछ भी लिख देंगे तब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि l बराबर आपने 0 लिखा है। ठीक है, और 0 के लिए m बराबर भी 0 होगा, यानी कि एक कक्षक मिला आपको और एक कक्षक मिला, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आपको उस कक्षक में मिल रहे हैं। 32, यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणक होती है। ठीक है, तो बोर सिद्धांत के अनुसार MVr = NH/2 पाई, और डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा = H/mv। ठीक है, H/mv। समीकरण 1 और 2 को अगर आप जोड़ते हो तो देखिए क्या होता है यहां पर कि अगर आप इस 2 पाई को इधर ले जाते हैं तो ये पूरा जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन, या किसी को भी इधर ला सकते हैं। मान लो 2 पाई को इधर ले जाते हैं तो केवल mv को भी इधर ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी अब ये हो जाएगा 2 पाई r = NH/2 पाई। ये देखिए 2 पाई r = NH/mv, mv हो जाएगा। mv इधर चला गया, 2 पाई इधर आ गया। देखिए, इसको मैं एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूं आपको। आपने क्या किया है, 2 पाई को इधर और mv को इधर ले गए हैं, तो यह हो जाएगा 2 पाई r = NH/mv। ये हो गया। देखिए, तो एग्जैक्टली इस फार्मूले में आपको रखना है इस चीज को। ठीक है, इस फार्मूले में रखना है। तो टोटल आपके पास आ गया 2 पाई r = NH/mv, जो मैंने यहां पर पहले निकाल दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आप और क्या लिख सकते हैं। तो लैम्डा का मतलब होता है H/mv, तो H/mv के जगह आप लैम्डा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा n लैम्डा। तो 2 पाई r = n लैम्डा। ये देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि, क्योंकि 2 पाई r किसी भी वृत्ताकार मार्ग की परिधि होती है। ये आप कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हो कि वृत्त की परिधि का मतलब है 2 पाई r। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो एक ही कक्षा है उसकी जो परिधि हम निकालेंगे 2 पाई r, उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणक होती है। तो ये देखिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य इतनी है, इसकी पूर्ण गुणक
है ना, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपको। ठीक है, अब है 33, हीलियम आयन स्पेक्ट्रम के अब यहां पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। देखिए, अब हाइड्रोजन जैसी कोई स्पीसीज है, जैसे आपने यहां पर लिखा है हीलियम प्लस, हीलियम में एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब हीलियम परमाणु में अब जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल हाइड्रोजन जैसी हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए आप न्यू बार जो निकालते हो, यानी तरंग संख्या, ये निकालते हो आर जेड स्क्वायर। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, आर रीडबर्ग कांस्टेंट है, इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये माइनस करेंगे अपन। ठीक है, हीलियम के लिए चूंकि Z बराबर 2 होता है तो 2 2 ने 4 यहां पर रखेंगे तो R इक्वल टू 4 हो गया, और ये फार्मूला हम वापस यहां पर रख रहे हैं, हालांकि संक्रमण भी दे दिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसमें। तो यहां पर देखिए अब लिख रहा है वो, चूंकि ये N1 मतलब दूसरा कक्षक है, N2 मतलब चौथा कक्षक है, इसमें आपने रख दिया। अब इनको जब आप सॉल्व किए तो ये आया, इसके अंदर वाला जो मान आया वो आया 3/16, 3/16। ठीक है, ये आया लघुत्तम समापवर्ग अगर निकालना पड़ेगा आपको तब आएगा ये। अब इसको जो गुणा किए तो ये हो गया 4 का 4, इससे 16 से काटेंगे तो 3/4 बचा, 3/4 R। ठीक है, तो न्यू बार इक्वल टू आपका आ गया 3/4 R, इतना आया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखा है, तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। ये देखिए, यही तो आ गया 3/4, है ना। यह तभी संभव है जब n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2 हो, अतः H स्पेक्ट्रम में समान तरंग दैर्ध्य के लिए संगत संक्रमण n बराबर 2 से n बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहां पर निकाल लिया इसका मान। ठीक है, अब है प्रश्न 34, हीलियम प्लस जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा एक गलत छपा है, क्या छपा है पता है, ये हीलियम आयन नहीं रहेगा, हीलियम गैस रहेगा। हीलियम गैस का अणु 1 इलेक्ट्रॉन दे करके हीलियम आयन बना रहा है। प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करें। कुल मिला के आपको यह पूछ रहा है कि हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है ना। हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 10⁻18 जूल पर एटम है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे अंदर के कक्षक में है। अगर उस कक्षक से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जबकि यहां पर यह हीलियम लिखा है। ठीक है, एक्चुअली ना इसमें मिस्टेक कहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मिस्टेक यहां पर नहीं है इस क्वेश्चन में। यह ठीक है, हीलियम प्लस आयन है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हीलियम 2+ आयन बनेगा, इसलिए यह क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन एटम जैसा हो गया। देखिए, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें से आपको ऊर्जा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हीलियम आयन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, जो ऊर्जा खर्च होगी उसमें थोड़ा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, देखिए, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए nth कक्षक की ऊर्जा निम्न व्यंजक से प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है, देखिए, तो यहां पर है En इक्वल टू 1/4πε0 स्क्वायर इंटू 2π² Me4 Z² डिवाइडेड बाय n² H²।
ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको ये जितना भी मान लिखा है, ठीक है, इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को हम कैलकुलेट किए हैं और हमको एक फाइनल फार्मूला मिलता है। और फाइनल फार्मूला है ये कि किसी हाइड्रोजन एटम का हम लिख लेते हैं, उसके साथ हम Z² लगा देते हैं और N²। तो ऐसा हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए पॉसिबल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें हम इस फार्मूले को रखेंगे तो हमको वो ऊर्जा मिल जाएगी। क्योंकि हीलियम का जो Z है वो 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और चूंकि इसमें भी पहला ही कक्षक है जहां से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n का मान 2 रखेंगे, ठीक है, ऐसा है। सॉरी, n का मान 1 रखेंगे, ऐसा है। तो इसमें आप देख सकते हैं Z का मान 2 रखेंगे और n का मान 1 रखेंगे, तो नीचे का मान तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर को ही कैलकुलेट करना है अपने को। तो 2² लिख देंगे, तो ये जो 2.18 है ये 4 से गुणा होगा तो 8.72 आ जाएगा और ये उत्तर आएगा आपका फाइनल, है ना। तो इतनी ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी हीलियम के। ये देखिए, मैंने शुरू में बताया ना गलती कहाँ पर है, यहाँ पर गलती है, एक्चुअली यहाँ पर 2+ होगा। ये देखिए, हीलियम आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन जो बचा उसको भी निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो चूंकि इतनी ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी प्लस में, क्योंकि उतना माइनस है। समझ लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमने कैलकुलेट की कि वो जहां पर है उसकी ऊर्जा कितनी है, माइनस में। क्योंकि अगर वो कक्षकों को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो उसकी ऊर्जा 0 हो जाती है, और अगर वो किसी कक्षक में है तो उसकी ऊर्जा माइनस में है। तो अगर उतनी ऊर्जा हम उसको दे देते हैं बाहर से, तो उस ऊर्जा को लेकर के वो कक्षक को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहां पर यह कैलकुलेट किया कि जो हीलियम एटम है उसके अंदर, सबसे अंदर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इतनी ऊर्जा है माइनस में। अगर इतनी ऊर्जा हम प्लस में दे देते हैं तो टोटल ऊर्जा 0 हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन उसके कक्षकों को छोड़ के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कक्षकों को छोड़ के बाहर निकल गई, ये देखिए, ठीक है। तो ये इतनी ऊर्जा प्लस में आपने दिया। इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि कितनी ऊर्जा हमारे पास है और अनंत में जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। तो 0 होना चाहिए ऊर्जा को, जबकि इसके पास माइनस ऊर्जा है, तो टोटल में ये प्लस ऊर्जा आपको इतनी देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि हीलियम को हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा देना पड़ेगा, हीलियम आयन को, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा आकर्षण बल है। एक इलेक्ट्रॉन को पहले ही निकाल दिए हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन और मजबूती से बंध गया है, इसलिए उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है। तो कैसे करना है ये आपने देख लिया। अब है 35। यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है तो उन कार्बन परमाणु की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक का साइज इतना है ना, और 20 सेंटीमीटर में कितने आएंगे, यही तो निकालना है अपने को, ठीक है। तो अगर साइज 0.15 नैनोमीटर है का मतलब है 0.15 गुणित 10⁻⁻⁹। और अगर आप इसको एक और बिंदु यहां पर लगाते हैं तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 10⁻⁻10, ये 10 उधर जाएगा, है प्रिंट मिस्टेक हो गया, जहां पर मैं लिखा हूं वहां पर, ठीक है। अब देखिए कि एक कार्बन परमाणु का आपने साइज निकाला और 20 सेंटीमीटर में कितने आएंगे इसको निकालना है। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि अगर 20 सेंटीमीटर लिखते हैं तो इसको मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 20 गुणित 100 करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे। और इसकी साइज है 1.5 10⁻⁻10। तो 20
देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ, 20 गुणित 100 किया हुआ था, ठीक है, और ये 1.5 10 के घात -8 -10 किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 बटा आएगा, सॉरी ये 20 बटा 100 आएगा ना, ये 20 बटा 100, ठीक है। तो 20 बटा 100 आपने किया, ठीक है, 20 बटा 100 किया और 100 की गुणा -10 से किया तो -8 बचा। देखिए इसको मैं ठीक से बता रहा हूँ, देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 बटा 100 मीटर, ठीक है। अब आपको इतने साइज वाले पार्टिकल रखने हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 बटा 1.5 गुणित 10 के घात -10 का आप गुणा करेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये 1 2, तो ये -8 हो गया, तो 20 बटा 1.5 10 के घात -8 ये आपने लिखा यहाँ पर, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, है ना, और फिर ये 20 भागित 1.5 करेंगे और 20 में से 1 0 को हटा देंगे तो 10 के घात 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 बटा 3 ये मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर मतलब हुआ 20 बटा 100 मीटर, 20 बटा 100 मीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको इसको भाग कर देना है, ये जो ये इसको आपको भाग कर देना है तो आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रिंट मिस्टेक हो गया है तो इसको नहीं लिखेंगे। एक्चुअली मैंने भी इसको वेबसाइट से लिया है ना, टाइप करना पॉसिबल नहीं है, इतना सारा टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे, थोड़ा सा दो जगह काम और रहते हैं, ये भी कारण है। 36 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के 2 गुणित 10 के घात 8 परमाणु एक कतार में व्यवस्थित है, इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 है सेंटीमीटर, तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। मतलब 2.4 सेंटीमीटर में इतने परमाणु आ गए, तो एक परमाणु की साइज पूछ रहा है, ठीक है। तो 2.4 सेंटीमीटर लिखे हो, इसको आप मीटर करना चाहोगे तो भागित 100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा है। और 2.8 है ये, अब सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो सीधे सीधे भाग कर दो, सेंटीमीटर में निकालना है तो 2.4 के भाग 2 गुणित 10 के घात 8 कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना, परमाणु का व्यास आ गया ये। और त्रिज्या निकालने के लिए आधा करना पड़ेगा, तो ये त्रिज्या निकल गई सेंटीमीटर में। और अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इसको 6 × 10⁻⁻12 मीटर लिखना पड़ेगा आपको, या 6 पिकोमीटर लिख सकते हो, ठीक है, या 0.06 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, या 0.006 नैनोमीटर लिख सकते हो, इस टाइप का आप कर सकते हो। कन्वर्सन तो आपको आना चाहिए, पहले चैप्टर में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है इसके बारे में, आप ध्यान देंगे, है ना। बस आपको भाग कर देना है, 2.4 से आपको परमाणु के साइज का भाग कर देना है तो व्यास निकल जाएगा। परमाणु की संख्या का भाग करेंगे तो व्यास निकलेगा, व्यास को 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी, ठीक है, ऐसा है इसका, ठीक है। किसी परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रॉम है, तो पहला जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में तथा दूसरा 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगातार उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना करें, ठीक है। तो जिंक परमाणु का व्यास जो है 2.6 एंगस्ट्रॉम दिया है, मीटर में निकालेंगे तो -10 से आप गुणा करेंगे, मीटर में निकल गया। अब पिकोमीटर में निकालना चाहेंगे तो और आगे आप उसको 10 के घात -12 करके पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो 260 पिकोमीटर इसका व्यास आया, त्रिज्या आधा कर देंगे तो 130 पिकोमीटर इसकी आ गई त्रिज्या, ठीक है। और इसको लिखना चाहेंगे तो 1.3 × 10⁻² पिकोमीटर लिख सकते हैं। दी गई लंबाई है 1.6 सेंटीमीटर,
और 1.6 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और परमाणु का व्यास है 2.6 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो दी गई लंबाई में परमाणुओं की संख्या कितनी दी गई है? लंबाई 2.6 सेंटीमीटर। एक परमाणु की जो व्यास है, त्रिज्या है, इनको आप डाल देंगे। ठीक है, तो उसको आपको आराम से निकल जाएगा। तो 1.6 सेंटीमीटर में परमाणु के व्यास को लिख देंगे तो उतने परमाणु आपके आएंगे। ठीक है, तो 1.6 10⁻⁻2 इतनी बड़ी लंबाई में इतने बड़े साइज के पार्टिकल कितने ठो आ पाएंगे वो यहाँ पर लिखा है। इसका ये मतलब है इतने ठो आ पाएंगे, यहाँ पर इतने पीस आ पाएंगे। ठीक है, वो किसी कण का स्थिर वैद्युत आवेश 2.5 10⁻⁻16 कूलाम्ब है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो सीधा मतलब है एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है? तो 1.60 10⁻⁻9 कूलाम्ब है। ठीक है, तो उतने कूलाम्ब के लिए कितना? तो 2.5 10⁻⁻16 बटा इतना एक इलेक्ट्रॉन का कूलाम्ब हम लिख देंगे। तो टोटल हो जाएगा 1560.35, यानी 1560 इलेक्ट्रॉन वहां पर रखे गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन से इतना कूलाम्ब बनता है तो 1560 इलेक्ट्रॉन से इतना कूलाम्ब बनेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलिकॉन के प्रयोग में तेल की बूंद पे चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि स्थैतिक विद्युत आवेश -1.282 10⁻⁻18 कूलाम्ब है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। तो सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में माइनस कूलाम्ब 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। और टोटल इतना कूलाम्ब है आपके पास आवेश। ठीक है, तो इसको भाग कर देंगे। यहाँ पर 16 के हिसाब से निकाला है कि 18 के हिसाब से निकाला है। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/10 16 18 यानी कि हो गया -18 1 8। मेरे को लग रहा है ये 18 ही है, ये यहाँ पर गलत छपा है, 18 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जितना आवेश है उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को भाग देना पड़ेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन उस मिलिकॉन की तेल की बूंद में है। मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा कैसे होता है कि ऐसे एटोमाइजर से हम तेल की बूंदें डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है, उससे उसमें आवेश आ जाता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं वहाँ पर मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट में। तो कितने इलेक्ट्रॉन चिपके एक तेल की बूंद में? 8 इलेक्ट्रॉन चिपके। अगर उसमें इतना आवेश आया है तो एक इलेक्ट्रॉन के चिपकने से इतना आवेश आएगा और 8 इलेक्ट्रॉन के चिपकने से इतना आवेश आएगा। कुल मिला के ये मतलब है, भाग कर दिया है सीधा सीधा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के प्रयोग में सोना, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्यूमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपयुक्त परिणाम में क्या अंतर आएगा? तो अंतर ये आएगा कि चूंकि वो भारी धातु है, उसका केंद्रक बड़ा है, न्यूक्लियस मतलब जो नाभिक है वो बड़ा है, तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल उससे टक्कर मार के आते हैं। अगर हम छोटे नाभिक वाले लेते हैं, कोई भी पन्नी लेते हैं, तो उससे वो गुजर जाएगा। अब वैसे भी बहुत पतली पन्नी ले रहे हो आप एल्यूमिनियम की, और दूसरा कि उसका नाभिक भी छोटा है, चूँकि उसका परमाणु भार कम है, परमाणु द्रव्यमान कम है, उसी कारण से उसका केंद्रक छोटा है नाभिक, और ज़्यादातर और अल्फा पार्टिकल बाहर सीधे सीधे निकल जाएंगे। हल्के परमाणुओं जैसे एल्यूमिनियम के नाभिक छोटे तथा कम धन आवेश युक्त होते हैं। यदि इनका प्रयोग रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों द्वारा बमबारी के लिए किया जाए तो नाभिकों के छोटे होने के कारण अधिकतर कण लक्ष्य परमाणुओं से
बिना टकराए ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि इन्होंने अल्फा कणों को सोने की पन्नी में डाला था, तो उसके नाभिक से टकरा के कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए थे। जो कण नाभिक से टकराएंगे वे भी कम नाभिकीय आवेश के कारण अधिक विचलित नहीं होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हल्का धातु है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम है, इसके कारण से वो वापस निकल आएगा, मतलब वापस नहीं आ पाएगा अल्फा कण, ठीक है, और सीधे निकल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये दो प्रतीक दिया है, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन को आप 35 नीचे और 79 ऊपर लिखते हो आप, ठीक है, और 79 ऊपर लिखते हो केवल तो भी मान्य है, दोनों मान्य है। लेकिन अगर 79 को नीचे और 35 को ऊपर लिख देते हो तो मान्य नहीं है, या 35 को ऊपर लिख देते हो तो भी मान्य नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 35 दिखा रहा है ये इसका परमाणु क्रमांक है, और जो 79 दिखा रहा है ये परमाणु द्रव्यमान है। तो शुरू से जो प्रतीक हमने निर्धारित किया है वो ये निर्धारित है कि आप जो है परमाणु क्रमांक को नीचे और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे। एक को लिखते हैं तो भी, दोनों को लिखते हैं तो भी अपनी अपनी जगह में ही लिखेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे 79 ऊपर में लिखा है तो दोनों को लिखेंगे तो भी, अकेले को लिखेंगे तो भी ऊपर में लिखाएगा। 35 को नीचे में लिख रहा है तो दोनों को लिख रहे हो तो भी, या अकेले को लिख रहे हो तो भी वो नीचे में लिखाएगा, ऊपर में नहीं लिखाएगा। तो ये प्रतीक है कि आप परमाणु क्रमांक को नीचे, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखते हो, और इसी कारण से ये मान्य नहीं है कि परमाणु द्रव्यमान को आप नीचे लिखो और परमाणु क्रमांक को ऊपर लिखो, ऐसा मान्य नहीं है। ठीक, 42, एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, इनका परमाणु प्रतीक लिखिए। तो कुल मिला के ये है कि 81 द्रव्यमान संख्या है, मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें 81 है और न्यूट्रॉन की संख्या इससे 31% ज़्यादा है। ठीक है, तो 31% कितना आएगा? 81 का 31.7% आप निकालिए तो आपको आएगा एक मिनट, द्रव्यमान, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत मैंने बता दिया। 81 का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 81 है। ठीक है, और न्यूट्रॉन इसमें प्रोटॉन से इतना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों की संख्या निकालना है अपने को। तो मानते हैं अपन कि तत्व में प्रोटॉन है वो P से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को N से दिखाएंगे। तो N बराबर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन का 31.7%, जितना प्रोटॉन है उसमें से उतना और अधिक होना चाहिए, 31.7% अधिक होना चाहिए। तो टोटल हो जाएगा 1.317 प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन का इतना गुना रहेगा। ठीक है, और दोनों मिला के 81% है, तो प्रोटॉन के जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जगह भी 1.317 प्रोटॉन लिख दिए तो 81। अब यहाँ पर आप देखिए कि टोटल क्या हो गया कि यहाँ पर टोटल प्रोटॉन हो गए 2.317, क्योंकि एक प्रोटॉन और 1.31 प्रोटॉन मिलके हो गए 2.317 प्रोटॉन। ये दोनों प्रोटॉन जुड़ गए, ये एक प्रोटॉन है और ये 1.31 प्रोटॉन है, तो टोटल हो गया 2.31 प्रोटॉन। ठीक है, और अब इसको आप यहाँ से इधर ले आएंगे 81 में, तो प्रोटॉन की संख्या निकल गई 81/2.317, तो 34.96 मतलब 35, मतलब 35 प्रोटॉन है। तो 81 में से 35 घटा दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रोमीन है और परमाणु क्रमांक इसका 35 हो गया और परमाणु द्रव्यमान 81 हो गया। तो आप ये दोनों को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कितना है। 35 इसका प्रोटॉन है और बचा खुचा न्यूट्रॉन है। 81 में से 35 को घटा देंगे तो कितना आ रहा है देख लीजिए, 81 है और आप इसमें 35 को घटा रहे हैं तो आपका कितना हो गया 6 हो गया
और ये 4 हो गया, यानी 46 आपके न्यूट्रॉन हो गए, तब जाकर के वो पूरा 81 हो पा रहा है। तो आप यहाँ पर फार्मूला सिंपल लिखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन का 31.7% ज़्यादा है, मतलब जितना प्रोटॉन है उसमें 31.7% और जोड़ दीजिए, यानी टोटल प्रोटॉन का इतना है ना। तो न्यूट्रॉन के जगह में आप प्रोटॉन का फार्मूला रखेंगे तो ये आपको आ गया इतने प्रोटॉन है, ऐसा आ गया आपको। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसको घुमा फिरा के दिया है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 43वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो 43 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋण आवेश की एक इकाई है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, सॉरी आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक लिखिए। मतलब इसमें आपको सब कुछ बताना है क्या क्या है, मतलब न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इतनी ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको बता गया है। देखिए अब कैसा है, तो माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयन में x है, ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसका 11.1% अधिक इस x का, तो ये आ गया 1.111x, इतना न्यूट्रॉन होगा। चूंकि आयन में एक इकाई ऋणात्मक आवेश है, अतः मुख्य परमाणु में, मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम रहेगी, क्योंकि आयन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है। तो शुरू में एक इलेक्ट्रॉन कम था, बाद में एक्स्ट्रा लिया है ना, तो शुरू में जितना इलेक्ट्रॉन था वो हो जाएगा x-1 और प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी x-1। तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या है x-1 और न्यूट्रॉन की संख्या है 1.111x बराबर 37, क्योंकि 37 इसका आपने दिया है परमाणु द्रव्यमान। तो x में इतना घटाएंगे और इतना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.11x हो जाएगा। ये देखिए, नहीं एक मिनट, x-1 प्लस 1.111x, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा यहां पर 2.111x, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे दोनों बाहर आके, ये x आ गया, ठीक है, बराबर 37। तो x बराबर 37/2.111 यानी 18, मतलब आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मूल परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे और बचा हुआ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन है देखिए, और आयन का प्रतीक हम लिखेंगे 1737 क्लोराइड माइनस, क्योंकि हम प्रतीक में ना मूल परमाणु का लिखते हैं, मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को हम लिखेंगे और माइनस लिख देंगे। ये इसको लिखने का तरीका है। आप यहाँ पर 18 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 18 इसका परमाणु क्रमांक नहीं है, 17 है, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 17 है और परमाणु क्रमांक हम प्रोटॉन से लिखते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन से। तो कुल मिला के आप क्या समझे कि ये एक क्लोरीन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है और उसके कारण से क्लोराइड आयन हो गया है, बस ये आपको समझना है। नेक्स्ट, 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धन आवेश की 3 इकाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है। इस आयन का प्रतीक लिखिए। तो धन आवेश 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और जितने बचे उनमें से 30.4% अधिक न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या x मान लेते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या यानी x का 30.4% ज्यादा रहेगा, x प्लस रहेगा, तो टोटल हो गया 1.304x, ठीक है। अब इसमें चूंकि 3 धनात्मक आवेश है, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है
3 ज़्यादा थी पहले, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी x+3 होगी। तो ये प्रोटॉन की संख्या हो गई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या, जो कि 56 दिया है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या x+3, न्यूट्रॉन की संख्या 1.304x। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.304x = 53। x का मतलब 53 में से 2.304 को घटा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे तो 23। तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 23, यानी मूल परमाणु में 26, और 26 इसके प्रोटॉन की संख्या हुई। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 26। तो अगर हम इसको लिखें 26 56, तो 26 नंबर आयरन का है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है, यानी Fe3+ है। ठीक है, तो 26 प्रोटॉन, 56 परमाणु द्रव्यमान, Fe यानी आयरन, और 3+, इसका ये मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 44 नंबर। इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब है 45। निम्नलिखित विकिरणों के प्रकारों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। माइक्रोवेव ओवन से विकिरण, यातायात संकेत से अंबर प्रकाश, एफएम रेडियो से प्राप्त विकिरण, बाहरी द्विक यानी कि अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें, और एक्स किरणें। आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो देखिए, इसमें जो एफएम रेडियो है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन का इसके ज़्यादा है। उसके बाद हम उससे ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ करते हैं यातायात संकेत में, क्योंकि थोड़ा दूर तक जा सके ताकि दिख सके लोगों को, तो यातायात संकेत में हम इसका प्रयोग करते हैं अंबर का, तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। एक्स किरणें इससे ज़्यादा हैं, और उसके बाद फिर कॉस्मिक किरणें हैं, जिसको अपन अंतरिक्ष से प्राप्त करते हैं। ये कॉस्मिक किरणें इससे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो एफएम, माइक्रोवेव और सिग्नल, फिर एक्स किरणें और कॉस्मिक किरणें, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन लेजर। 337.1 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य पर एक विकिरण उत्पन्न करती है। यदि उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या 5.6 10⁻24 हो तो इस लेजर की क्षमता की गणना करें। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि इसमें एक तो आपको तरंगदैर्ध्य दे दिया है, दूसरा इसमें फोटॉनों की संख्या दे दिया है। तो क्षमता का मतलब है इसमें से कितनी ऊर्जा निकल रही है, ये हमको बताना है। ऊर्जा पूछ रहा है। तो तरंगदैर्ध्य दिया है 337.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ इसका मतलब है। ठीक है, और विकिरण की ऊर्जा, अब देखिए विकिरण की ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो E = h न्यू, न्यू का मतलब c/λ। ठीक है, अब इसमें रख देंगे, तो h का मान आपको पता है इतना, ये तो याद हो गया होगा अब तक, 6.6 10⁻34। c का मान भी याद हो गया, 3 × 10⁻8। लेमडा का मान दिया है, आप यहाँ रख दीजिए और कैलकुलेट करिए। तो 5.89 10⁻19 जूल। ये क्या है पता है, एक फोटॉन की ऊर्जा है, एक फोटॉन की। ठीक है, अब मान लो फोटॉन की संख्या इतनी है। ठीक है, फोटॉनों की संख्या इतनी है, ये प्लस में आएगा ना, ये गलत लिख दिया है, ये प्लस है। फोटॉनों की संख्या 5.6 10⁻24 है, तो टोटल ऊर्जा कितनी हुई। तो एक फोटॉन की ऊर्जा आपने निकाली, तो टोटल फोटॉनों की ऊर्जा लिख लीजिए। ठीक है, तो एक फोटॉन की ऊर्जा आपने लिखी 5.89 10⁻19 इंटू 5.6 10⁻24, इतनी फोटॉन है। तो टोटल ऊर्जा हो गई 32.98 10⁵ जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड का मतलब है वाट, तो 32.98 10⁵ वाट ये ऊर्जा है। मतलब कि उस लेजर से इतनी ऊर्जा पर सेकंड निकल रही है। ठीक है, यानी उतनी ऊर्जा वो खाएगी और उतनी ऊर्जा निकालेगी, इसका ये मतलब है। नियॉन गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में प्रयोग किया जाता है। यदि यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है तो पहला इसकी आवृत्ति, दूसरा 30 सेकंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी,
क्वांटम की ऊर्जा, उपस्थित क्वांटम की संख्या गणना कीजिए। ठीक है, यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है तो अब देखते हैं कितना दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है और आपको ये सब चीज की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो पहला है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दिया है आपको इसकी आवृत्ति कैलकुलेट करनी है। तो न्यू बराबर सी बाई लेमडा, ये तो आप बहुत पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ चुके हो। सी बाई न्यू लेमडा भी पढ़ चुके हो, वही उसी फार्मूले को घुमा फिरा के लिख रहा है। उसमें आप पुटअप करेंगे कि ये सी जो है इतना आपको पता है, इतना दिया हुआ है लेमडा, तो इतनी आपकी आवृत्ति हो गई। पहला सिंपल है जो है इसमें सी इक्वल टू न्यू लेमडा, इस फार्मूले में आपने रखा। सी आपको पता है, लेमडा आपको दिया हुआ है, तो ये इधर आकर के करेक्ट हो गया। ठीक है, विकिरण का वेग आपका होता है 3.10 के घात 3 × 10 के घात 8। अब ये 30 सेकंड में कितना, तो इसका 30 से गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना तो 30 सेकंड में इतना, तो ये आ गया उतना 9.10 के घात 9 मीटर। ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू। एच का मान आपको पता है, न्यू का मान आपने कैलकुलेट किया अभी, दोनों को रख दीजिए तो ये ऊर्जा हो गई, है ना। अब उपस्थित क्वांटम की संख्या, तो कितनी ऊर्जा आपने निकाली और एक क्वांटम की ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा 2 जूल दिया हुआ है आपको पता है। ठीक है, तो वो आप रख देंगे यहां पर। उपस्थित क्वांटम की संख्या, तो कुल उत्पन्न ऊर्जा कितनी है और एक क्वांटम की ऊर्जा कितनी है, तो कुल उत्पन्न ऊर्जा है 2 जूल और एक क्वांटम की ऊर्जा है इतनी, जो अभी आपने निकाला है ये वाला, ये आया, और आप कैलकुलेट कर लीजिए 6.2 10⁻18। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इनमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर दिक्कत पैदा करे और आपको लगे कि शायद आप इसको नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आराम से ये कैलकुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खगोलीय प्रेक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं। यदि फोटान संसूचक 600 नैनोमीटर के विकिरण से कुल इतनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, एक फोटान की ऊर्जा एच न्यू यानी एच सी बाई लेमडा से आप कैलकुलेट करते हो। लेमडा आपको दिया है 600 नैनोमीटर, एच और सी आपको पता है, कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 3.313 10⁻−19 जूल एक फोटान की ऊर्जा। ठीक है, अब प्राप्त फोटानों की ऊर्जा, तो जितनी जूल आपको मिली और एक फोटान की ऊर्जा, तो इतनी जूल आपको मिली है 3.15 10⁻−18 और एक फोटान की ऊर्जा इतनी, तो टोटल हो गई 9.51 यानी 10। तो आपको 10 फोटान मिले हैं, 10 फोटान से उसने उस तारे का जो है कुछ कैलकुलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनो सेकंड परास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल यहां पर कुछ गलत छप गया है। ठीक है, 2 × 2 नैनो सेकंड है ये, 2 नैनो सेकंड। ठीक है, ठीक है, विकिरण स्रोत का काल 2 नैनो सेकंड और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटानों की संख्या 2.5 10⁻−15 है। तो स्रोत की ऊर्जा की गणना करें। ठीक है, तो आवृत्ति आप कैसे निकालते हो? 1/, जीवन काल लिख के आवृत्ति निकालते हो। जीवन काल दिया है 2 नैनो सेकंड यानी 2 10⁻−9 सेकंड, और ये आप कैलकुलेट किए तो 5 × 10⁸ पर सेकंड हुआ आवृत्ति। फोटान की ऊर्जा एच न्यू से रखेंगे, एच का मान आपको पता है, न्यू का मान अभी आपने निकाला, रख दीजिए, आंसर आ गया। स्रोत की ऊर्जा, तो उत्सर्जित फोटानों की संख्या और एक फोटान की ऊर्जा, तो एक फोटान की ऊर्जा आपको मिल गई और टोटल फोटान आपको मिले हैं 2.5 10⁻15 प्लस 15 है ना, 15। ठीक है, तो इतनी आपकी फोटान है, एक फोटान में इतनी ऊर्जा है, तो आपको इतना जूल ऊर्जा मिली है। ठीक है, तो कुल मिला के ऊर्जा को आपको कैलकुलेट किया है। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है कई जगह, जिस वेबसाइट से मैंने लिया है वहाँ पर काफ़ी प्रिंट मिस्टेक है, तो मैंने सुधरवा दिया है सबको, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्ध्य जिंक अवशोषक संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है।
प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना करें। ठीक है, प्रथम संक्रमण है 589 पे, तो लेमडा दिया हुआ है लेमडा 1 589 नैनोमीटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसकी जो है आवृत्ति कितनी आई, तो C इक्वल टू न्यू लेमडा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे C इक्वल टू न्यू लेमडा में रख करके। ठीक है, तो आपको न्यू निकालना है, तो इसको लेमडा को इधर कर दिया आपने, तो C बाई लेमडा, इससे आपको पहले आवृत्ति निकल गई। ठीक है, और इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो H न्यू 1, तो ये H और ये न्यू, ये ऊर्जा निकल गई। दूसरा संक्रमण कितना दिया है 589.6, सेम कैलकुलेशन करके आप दूसरे की ऊर्जा निकालेंगे, तो 3.371 ये पहले की ऊर्जा है, 3.37462 3.37131 ये दूसरे का है। तो दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर कितना हुआ, तो आप इसको इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपको ऊर्जा का अंतर मिल रहा है, देख सकते हैं ऊर्जा का अंतर आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा, ऊर्जा का अंतर आपको मिल गया। ठीक है, अब इसमें कुछ 7, 8, 10 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा, है ना। थैंक यू, बाय।